नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं सौरभ शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे आरोग्य स्वास्थ्य योजना की, जानेंगे फसल बीमा तोहफे के बारे में, बताएंगे उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए क्या है अच्छी खबर और साथ ही समझेंगे फ्री वाईफाई के बारे में। साथ ही बताएंगे लहसुन की कीमतों में जोरदार उछाल के कारण। इस्राइल ने भारत की श्वेत क्रांति को गति देने के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया है। हरियाणा के हिसार में दोनों देशों के संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत डेयरी विकास का नया प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस प्रयोग के बाद भारत के अन्य राज्यों में भी श्वेत क्रांति को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डेनियल वर्नेर ने कहा कि इजराइल और हरियाणा सरकार ने मिलकर हिसार में नए डेयरी प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसको उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में शुरू किया जाएगा। भारत के कई राज्यों ने इस संबंध में भारतीय सरकार को प्रस्ताव दिया है। इस योजना के तहत गायों की देखभाल से लेकर दूध उत्पादन तक में इस्राइल तकनीक और जानकारियां देगा। श्वेत क्रांति में स्वचालित मशीनों के उपयोग की तकनीक भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों की प्रोन्नति के साथ ही बड़े पैमाने पर अराजपत्रित यानी कार्यालय स्थापना अनुभाग पुलिसकर्मियों को प्रोन्नत करने जा रही है। नए साल में उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को पदोन्नति मिलेगी। प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा का कहना है कि जनवरी में प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रोन्नति की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी सौगात सिपाहियों को मिलने जा रही है। 12,000 से ज्यादा सिपाहियों के पद पर प्रोन्नत करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। ये प्रक्रिया पीएससी मुख्यालय द्वारा अपनाई जा रही है। इसके लिए एडीजी पीएससी सुभाष चंद्रा ने विशेष पहल की है। इनमें ज्यादातर प्रस्ताव भर्ती बोर्ड को भेज दिया गया है और भी कई प्रोन्नति प्रस्तावित है। इसके अलावा सरकार और कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। कोयला बिजली घरों के लिए उत्सर्जन मानक सख्त होंगे। इसके लिए केंद्र ने वायु प्रदूषण में कमी लाने के तहत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए उत्सर्जन के संशोधित मानकों को अधिसूचित कर दिया है। कोयला बिजली घरों के लिए उत्सर्जन मानक सख्त होने जा रहे हैं। इसके अनुसार संयंत्रों को अपने उत्सर्जन में कमी लानी होगी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार कोयला आधारित तापीय बिजली घरों को अब 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक 2003 से पहले स्थापित, दूसरा 31 दिसंबर 2016 तक और तीसरा 31 दिसंबर 2016 के बाद वाले बिजली घर। राजधानी में 3000 बसें नंबर नियम के लिए उतरेंगी। 1 जनवरी से शुरू हो रहे सम विषम नंबर नियम के लिए डीटीसी के बेड़े में शामिल की जा रही पर्यावरण बस सेवा में बसों की संख्या आधी कर दी गई है। 1 जनवरी से शुरू हो रहे सम विषम नंबर नियम के लिए डीटीसी के बेड़े में शामिल की जा रही पर्यावरण बस सेवा में बसों की संख्या आधी कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए शुरुआती योजना में 6000 बसों को शामिल करने का लक्ष्य रखा था। अब 3000 बसों से ही काम चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस फैसले का मुख्य कारण दोपहिया वाहनों को नंबर नियम से बाहर रखा जाना है। पर्यावरण बस सेवा में 6000 बसें शामिल करने का फैसला उस समय लिया गया था जब योजना में दोपहिया वाहनों को शामिल करने की उम्मीद थी, मगर उन्हें छूट मिल गई है, इसलिए बसों की संख्या घटा दी गई है। हरियाणा के दुकानदारों के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। लंबे समय से किराएदारों और लीज धारकों की ये मांग थी कि उनको दुकान का मालिकाना हक दिया जाए, जिसे प्रदेश सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है। अब जल्द ही किराएदारों और लीज धारकों को दुकानों का मालिकाना हक दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार एक सर्वे के बाद संबंधित दुकानदार या किराएदारों को कलेक्टर रेट पर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी और मालिकाना हक दिए जाने को लेकर लंबे अरसे से विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों का भी निपटान होगा।
पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली कंपनियों से अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जुर्माना वसूलेगी। दादरी के छपरौला औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों के कारण जल और वायु प्रदूषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने माना है कि दादरी के छपरौला औद्योगिक क्षेत्र की ज्यादातर इकाइयां बिना मानकों के चल रही है, जो जल और वायु प्रदूषण फैला रही है। इन कंपनियों से मुआवजे के तौर पर जुर्माना वसूला जाएगा। इनके खिलाफ प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। जय हो संकल्प सेवा का नाम के संगठन ने एनजीटी में अपील दाखिल की थी। इसकी सुनवाई में यूपीपीसीबी की ओर से दी रिपोर्ट में क्षेत्र की 9 कंपनियों को प्रदूषण के मामले में डिफॉल्टर घोषित किया था। इनमें से 2 को बंद करने के निर्देश दिए। एनजीटी ने जांच में पाया कि 137 कंपनियों में 30 पर्यावरण के लिए खतरनाक है, जबकि 29 भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को जांच कर कमियां पाए जाने पर बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। निर्माण, भंडारण, विक्रय और ढुलाई भी अपराध होगा। इसका उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक की थैलियां लापरवाही से इधर उधर फेंक दी जाती है, जिससे पर्यावरण पर खराब असर पड़ता है। ये थैलियां गटरों, सीवरेज और नालों में भी रुकावट डालती है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत किसी दुकानदार, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता, फेरी वालों या रेहड़ी वाले समेत कोई भी व्यक्ति किसी भी खाद्य या अखाद्य पदार्थ के वितरण के लिए प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इस पाबंदी के दायरे में पॉलीप्रोपिलीन और न बुने हुए फैब्रिक की प्लास्टिक थैलियां भी शामिल है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा। अब स्वास्थ्य योजना के तहत हर व्यक्ति का हेल्थ कार्ड बनेगा। आरोग्य स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य कार्ड बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस योजना में देश की हर पंचायत में चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का देश डायरी में एक बार फिर से स्वागत है। लहसुन की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। बीते 3 महीनों के दौरान देश की प्रमुख लहसुन मंडियों में इसका भाव 45% से लेकर 117% तक बढ़ा है। लहसुन की रोजाना आवक और भाव के आंकड़े अर्जित करने वाली सरकारी संस्था राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी NHRDF के मुताबिक सितंबर की शुरुआत में गुजरात की जामनगर मंडी में लहसुन का भाव 3,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 7,825 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। राजस्थान की कोटा मंडी में 3 महीने के दौरान भाव 62% बढ़कर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, जोधपुर मंडी में 56% बढ़कर 5,600 रुपए, मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 60% बढ़कर 8,000 रुपए और दिल्ली में भाव करीब 45% बढ़कर 9,625 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। सर्दियां शुरू होने पर लहसुन की मांग बढ़ जाती है, जिस वजह से इसके भाव में उठाव आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा 2014-15 सीजन में देश के बड़े लहसुन उत्पादक राज्य गुजरात में लहसुन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जिस वजह से भी भाव तेज हुआ है। गुजरात कृषि निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 सीजन के दौरान गुजरात में लहसुन उत्पादन करीब 69% घटकर सिर्फ 82,000 टन हुआ है। किसानों को नए साल पर मोदी सरकार की तरफ से फसल बीमा का तोहफा मिलने जा रहा है। इसमें किसान को फसल बीमा का प्रीमियम कम देना होगा और दावे का त्वरित भुगतान करने की व्यवस्था भी होगी। मोदी सरकार नए साल पर देश के किसानों को नई फसल बीमा का तोहफा देने जा रही है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि नई फसल बीमा जनवरी में प्रथम सप्ताह में लागू कर दी जाएगी। किसान को बीमे की राशि का 25% तुरंत भुगतान किया जाएगा। वहीं शेष राशि कुछ हफ्तों में जारी कर दी जाएगी। फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। कृषि मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित फसल बीमा का प्रीमियम 3% रखने का प्रस्ताव है। साथ ही फसल बीमा मोबाइल ऐप से किसानों को उनके क्षेत्र के आधार पर
अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की गणना, कवरेज राशि व कर्ज की राशि की जानकारी देगा। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की सहमति के बाद ये देश ईरान में अपने यहाँ के उत्पाद एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जिससे भारत से ईरान को एक्सपोर्ट होने वाले उत्पादों को कड़ी चुनौती मिलने की आशंका है। ईरान के बाजार में अमेरिकी चावल की दस्तक ने भारतीय चावल निर्यातकों की चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिकी चावल से ईरान में भारतीय बासमती चावल को कड़ी चुनौती मिल सकती है। ईरान ने हाल ही में चावल एक्सपोर्ट के लिए नए परमिट जारी करने का फैसला किया है, जिसके आधार पर वो मार्च तक करीब 6 लाख टन चावल की खरीद कर सकता है। दुनिया के सभी बड़े चावल एक्सपोर्टर देश ईरान से नए इंपोर्ट परमिट को एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं और वहां चावल एक्सपोर्ट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस की घोषणा तो कर दी है, लेकिन किसान सरकार के इस कदम को देरी से बढ़ाया हुआ कदम मान रहे हैं। इसके साथ ही किसानों में इससे खासी खुशी नहीं बताई जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 14% की बढ़ोतरी की हुई है। इसके अंतर्गत प्रति 20 किलो पर 110 रुपए का बोनस देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस का निर्णय लिया है। इसे किसान देरी से लिया गया कदम मान रहे हैं, क्योंकि अब तक तो कई किसान अक्टूबर-नवंबर के दौरान ही कपास को बेच चुके हैं। जानकारों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला बोनस केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य 810 रुपए प्रति 20 किलो के अतिरिक्त होगा। राज्य सरकार केवल सीसीआई की खरीद पर ही बोनस देगी। राज्य में सीसीआई ने महज 5000 गांठ कपास की ही खरीद की हुई है। हालांकि सीसीआई किसानों से कपास की खरीद बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से नीचे जाने की स्थिति में अधिक करता है, लेकिन चालू सीजन में कपास की कीमतें समर्थन मूल्य से नीचे फिलहाल नहीं चल रही हैं। इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात में जिस प्रकार से पहले 90 लाख गांठ का उत्पादन सीजन के दौरान होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, उसमें अब कमी का अनुमान आने लगा है। राज्य में 75 लाख गांठ तक उत्पादन रह सकता है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। 50 साल में पहली बार यूपी ने गन्ने के मिठास के लिए पहला स्थान हासिल किया है। अपनी मेहनत का उचित नतीजा किसे अच्छा नहीं लगता। ये खबर किसानों के मन में एक नई ऊर्जा भर देगी और अब वे अपने हक के लिए और भी जोश के साथ लड़ सकेंगे। गन्ने की मिठास के मामले में बिजनौर ने बाजी मार ली है। गन्ने की मिठास के कारण शुगर मिलों के लिए गन्ने की पेराई फायदे का सौदा साबित हो रही है। प्रदेश में अभी तक किसी भी शुगर मिल की रिकवरी 9% से अधिक नहीं रही है। गन्ना विभाग के SCDI वीरेंद्र नाथ का कहना है कि किसानों का रुझान गोबर खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट के इस्तेमाल की ओर बढ़ रहा है। कई मिलों के क्षेत्र में अगैती किस्म के गन्ने का उत्पादन भी बढ़ा है। चीनी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र देश में पहला स्थान रखता है, जबकि गन्ना रकबा यूपी का ज्यादा है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने बाजी मारते हुए पासा अपनी तरफ खींच लिया है। अब स्वास्थ्य योजना के तहत हर व्यक्ति का हेल्थ कार्ड बनेगा। आरोग्य स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य कार्ड बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस योजना में देश की हर पंचायत में चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। स्वास्थ्य योजना में हर व्यक्ति का हेल्थ कार्ड बने, आमजन को बेहतर चिकित्सा शिक्षा और लाभ मिले, इसके लिए आरोग्य व्यवस्था योजना शुरू की गई है। सर्वे के आधार पर प्रत्येक पंचायत पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। सर्वे में व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्य की जानकारी जुटाई जाएगी। एक एक गांव में एक एक जानकारी भरी जाएगी। साधारण गंभीर बीमारियों के साथ नशे की आदत तथा उपचार के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति आदि बातों का उल्लेख रहेगा। डीटीसी बसों में सफर करने वाले मुसाफिर अब बस में ही फ्री वाईफाई का लुत्फ उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत बसों में वाईफाई सेवा की शुरुआत कर दी है। अब डीटीसी बसों में सफर करते हुए आपका सफर सुरक्षित और मनोरंजक हो सकेगा। पहले 10 मिनट के लिए वाईफाई फ्री होगा, इसके बाद शुल्क लगेगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने
बताया कि फिलहाल 6 रूटों पर इस सेवा की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त बसों में सीसीटीवी कैमरे की भी निगरानी रहेगी। इस सेवा को 3 कंपनियों के साथ ट्रायल पर शुरू किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को फ्री वाईफाई सेवा देने का वादा किया था। चुनाव घोषणा पत्र के एजेंडे पर ही ये पहल की गई है। पर्यटकों के लिए क्या है अच्छी खबर, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए केंद्र ने दिल्ली सरकार को हर दिन 10 लाख लीटर बायोडीजल देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 को किसान वर्ष घोषित कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ज्यादा उपज वाले 30 किसानों को सम्मानित भी किया। प्रदेश सरकार वर्ष 2016 को भी किसान वर्ष के रूप में मनाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ज्यादा उपज वाले 30 किसानों को सम्मानित किया और आधुनिक कृषि तकनीक के ज्यादा प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 24 कृषि प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम आवास पर पहली बार इतनी संख्या में किसान जुटे हैं। मंत्री, हमारे अधिकारी और पार्टी के नेताओं की कोशिश है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। टिकट रद्द कराने में होने वाली परेशानी नए वर्ष से दूर हो जाएगी। अब यात्रियों को टिकट रद्द कराने के लिए टिकट काउंटर तक पहुंचना जरूरी नहीं होगा। वो 139 नंबर पर फोन कर अपनी टिकट रद्द करा सकते हैं। टिकट रद्द कराने के लिए यात्री को आरक्षण फॉर्म में भरा गया मोबाइल नंबर बताना होगा। उसी नंबर पर उसे वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। ये OTP उसे टिकट रद्द करने के लिए पूछताछ अधिकारी को बताना होगा। इसके बाद उसका टिकट रद्द हो जाएगा और यात्री अपनी सुविधा के अनुसार टिकट काउंटर पर पहुंचकर अपना रिफंड ले सकता है। यात्रियों को ये सुविधा 26 जनवरी से मिलेगी। अब कोहरे के दौरान ट्रेनें आपस में नहीं टकराएंगी। रेलवे ने कोहरा बढ़ने पर ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन जारी रखने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम पर ट्रेनें चलाने की तैयारी की है। वर्ष 2011 में कोहरे के दौरान उत्तर मध्य रेलवे जोन में प्रयागराज समेत कुछ ट्रेनों के आपस में टकरा जाने से हुए हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए रेलवे ने कोहरा बढ़ने पर ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन जारी करने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम पर ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इस दौरान एक सेक्शन पर 2 ट्रेनें ही चल सकती हैं, जबकि ऑटोमेटिक सिग्नल में कई ट्रेनें चल सकती हैं। उत्तर मध्य रेलवे जोन में ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम में सामान्य मौसम में 150 मीटर के फासले पर 2 ट्रेनों का संचालन होता रहता है। इससे ट्रेनों का परिचालन सही समय पर होता है और स्पीड भी बेहतर रहती है, क्योंकि पीछे वाली ट्रेन को आगे वाली ट्रेन के स्टेशन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होता है। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए केंद्र ने दिल्ली सरकार को हर दिन 10 लाख लीटर बायोडीजल देने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल वाहन एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र दिल्ली सरकार को हर दिन 10 लाख लीटर बायोडीजल देने को तैयार है। केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी देने को तैयार है ताकि नगर पालिका और अन्य कचड़ों से जैव CNG पैदा की जा सके। इससे दिल्ली में 1000 बसें चलाई जाएंगी। पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब के अमृतसर शहर में जल्द ही डबल डेकर बस चलेंगी, जो शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटकों को घुमाएगी। पंजाब के अमृतसर शहर में जल्द ही डबल डेकर बस चलेंगी, जो शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटकों को घुमाएगी। शहर के अंदर और इसके साथ उन सभी स्पॉट पर पर्यटकों को ले जाया जाएगा जो कि इस वक्त व आने वाले समय में क्षेत्र की शोभा बढ़ाएंगे। इनमें श्री हरमिंदर साहिब, दुर्गाना मंदिर, जलियांवाला बाग, हेरिटेज विलेज, वाघा बॉर्डर, हैरी के पत्तन शामिल है। पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री ने कहा कि अमृतसर में बाहर से रोजाना लाखों लोग क्षेत्र के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों के दर्शन के लिए पर्यटकों को सहूलियत देने के लिए डबल डेकर बस और पानी में चलने वाली बसों की योजना पर काम कर रहा है।
तो देश डायरी में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।